नमस्कार। मैं रजनीकांत सिंह आप सभी श्रोताओं का अपने पॉडकास्ट रिदम ऑफ सोल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे पॉडकास्ट की कहानियों की श्रृंखला में आज एक नई कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी की रचना की है विनीत शर्मा अज्ञानी जी ने और कहानी का टाइटल है डॉक्टर की जंग। तो आइए सुनते हैं आज का पॉडकास्ट। हे, इसको यहाँ ले आओ, इस तरफ, डॉक्टर स्मिथ ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। पुलिस वाले एक 12 साल के बच्चे को स्ट्रेचर पर डालकर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए आ रहे थे। डॉक्टर स्मिथ ने देखा, चिल्लाकर इशारा करते हुए एक बेड पर लटाने का निर्देश दिया। क्या हुआ इसे? स्मिथ ने उसके पेट के घाव पर कॉटन लगाकर खून रोकते हुए पूछा। पुलिस, तालाब में नहाते हुए ये डूबने लगा। जैसी हमें खबर लगी, हमने कड़ी मेहनत के बाद इसको निकाल लिया। कोई जानकार या घर वाले? स्मिथ ने नब्ज पकड़ते हुए पूछा। ये पानी में कितनी देर रहा? पुलिस, लगभग 25 मिनट। कोई जानकार अभी तक सामने नहीं आया। क्या हुआ, आपको चिंतित दिख रहे हैं? डॉक्टर स्मिथ दोनों हाथों से उसकी छाती पर दबाव डालते हुए बोले। नर्स, इसको एपिनेफ्रिन की डोज दो, मैं इसको सीपीआर देता हूँ। नर्स, एपिनेफ्रिन दे दिया है, नब्ज नहीं है डॉक्टर। स्मिथ, शॉक की तैयारी करो। नर्स, सीपीआर दो, मैं बाकी जांच करता हूँ। सर, आप इसके घर वालों को पता लगाइए, बच्चा लगभग मरा हुआ ही समझिए। पुलिस, लगभग का क्या मतलब? बच्चे की सांस नहीं है, नब्ज चल नहीं रही, इसका मतलब मर ही चुका है। स्मिथ, कोशिश जारी है, जब तक हम नहीं हार जाते तब तक लगभग ही है। अब समय नष्ट ना करें, शायद इसको सुविधा के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़े। आप जानते ही हैं, बिना घर वालों की परमिशन के हम ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस, ओके ठीक है, आप कोशिश करो, हम भी कोशिश करते हैं। एक पुलिस वाले ने जेब से फ़ोन निकालकर बच्चे की फ़ोटो ली और हॉस्पिटल के एग्जिट की तरफ दौड़ पड़े। नर्स लगातार सीपीआर देती रही। एपिनेफ्रिन की 8 डोज दी जा चुकी थी, 2 बार शॉक दिए जा चुके थे, लेकिन अभी भी नब्ज नहीं चल रही थी। सभी थक कर हार मान चुके थे। डॉक्टर स्मिथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, एक आखिरी कोशिश। 150 जोन का शॉक देता है। शॉक देते ही स्क्रीन पर सीधी लकीर टेढ़ी हो उठी। हारे थके चेहरों पर मुस्कान छा गई। हल्की नब्ज महसूस हुई। शरीर का तापमान 35 डिग्री पहुंच गया। डॉक्टर स्मिथ फिर मरीज के साथ गूथे हुए देखने लगे। दूसरी तरफ से नर्स ने चिल्लाते हुए पुकारा, डॉक्टर स्मिथ, बेड नंबर 4 की हालत खराब हो रही है, जल्दी आइए। स्मिथ ने बालों को हाथों की उंगलियों से पीछे की तरफ किया और गहरी सांस ली। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोले, अभी शायद ये बच्चा है। वेंटिलेटर देने की तैयारी करो और थाने में फ़ोन करके मालूम करो इसके घर वालों का कुछ पता चला है या नहीं। लगभग 3 घंटे बाद बच्चे के घर वाले डॉक्टर स्मिथ के सामने बैठे थे। स्मिथ बच्चे के हाल के बारे में बता रहे थे। देखिए, मुझे खुशी है ये कहते हुए कि आपका बेटा ज़िंदा है, और दुख ये बताते हुए है कि सीपीआर देने से पहले करीब 35 मिनट तक उसकी सांस रुकी रही। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके दिमाग की नसें सिकुड़ चुकी हैं। नब्ज़ बहुत धीमी है, फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं और दिमाग अपने मामूली कार्य करने में भी असमर्थ है। ऐसे में ये कहना कि वह बच पाएगा बेहद कठिन है। आज की रात निकल गई तो भी अगर वो होश में आया, तब भी वो न्यूरोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। सीधा साधु कहूँ तो उसके अंतिम क्षण ही समझिए। आप अपने रिश्तेदार दोस्तों को खबर कर सकते हैं जो अंतिम बार बच्चे को देखना चाहे। ऐसे कैसे अंतिम? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? अच्छा होता आप हमें ये सब बताने में समय खराब ना करके राहुल को बचाने में समय देते। बच्चे राहुल की मां ने चिल्लाकर गुस्से भरे शब्दों में कहा। स्मिथ, आप शांत हो जाइए। मैं समझता हूँ ये आपके लिए बेहद पीड़ाजनक है। हम अपना पूरा समय और बेहतर इलाज बच्चे को दे रहे हैं। क्या समय दे रहे हैं?
इतनी देर से एक भी डॉक्टर नर्स उसके नज़दीक तक नहीं गया। यहाँ बैठकर हमें बोल रहे हो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये कौन सा इलाज कर रहे हो? आप जल्दी उसको डिस्चार्ज करो, हम राहुल को किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे। डॉक्टर स्मिथ, अभी कहीं पर भी स्थानांतरण करना बच्चे की जान को खतरे में डालने जैसा होगा। आप यकीन मानिए, हम उसे बचाने के लिए जी जान लड़ा रहे हैं, जो बन पड़ रहा है कर रहे हैं। हॉस्पिटल बदलने का पूरा निर्णय आपका है, मैं उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। हाँ, फिर भी आप ले जाना ही चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी पर ले जा सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि शायद आप बच्चे को हॉस्पिटल के एग्ज़िट तक भी ज़िंदा ना ले जा सको, बाकी आपकी इच्छा। डॉक्टर स्मिथ ने हताशा भरी सांस छोड़ी और परिजनों के सामने से उठकर मरीजों के कमरे की तरफ बढ़ गए। परिजनों की हालत कुछ ऐसी ही थी जैसे कोई गहरे पानी में डूब रहा हो। अचानक एक तिनका दिख जाए, वो उसको पकड़कर आस लगा लें कि वो बच जाएगा। बच्चे की माँ और बाप दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। क्या वो अभी बच्चे के मरने से पहले ही रोना शुरू कर दें या अभी अपनी कीमती आंसुओं को बचा कर रखें? एक दूसरे को दिलासा दे या बच्चे के लिए दुआ मांगना शुरू करें? पिता ने कह तो दिया बच्चे को बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, किंतु इलाज में होने वाला खर्च किस तरह जुटा पाएंगे वो नहीं जानते। माँ ने डॉक्टर को नसीहत तो दे डाली समय बचाने की, लेकिन अभी वो भी तो समय नष्ट ही कर रही है। धीमी रुआंसी आवाज़ में बोली, कह दो राहुल को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, पगली रोती क्यों, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा उसे। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई शाप नहीं है हम पर, सब ठीक होगा। कुछ नहीं होने दूंगा राहुल को। अभी बड़े साहब भाई साहब को फ़ोन करता हूँ, उनके बड़े हॉस्पिटल में जान पहचान है। राहुल के पिता ने जेब से फ़ोन निकाला और बात करने के बहाने पत्नी से थोड़ी दूर हो गए। शायद वो डॉक्टर की बात समझ चुके थे। पत्नी को जवाब देना आसान था, लेकिन एक 12 साल के मरते हुए बच्चे की माँ को जवाब देना बेहद कठिन है। एक के बाद एक फ़ोन करते हुए घटना व डॉक्टर की बात कहते और तुरंत पहुंचने की बात कहकर फ़ोन काटते हुए दूसरा फ़ोन मिलाने लगे। दूसरी तरफ माँ शांत बेशक थी, लेकिन हृदय और मस्तिष्क में जंग छिड़ी हुई थी। उसकी टकटकी लगाई नज़र कमरे के झरोके से सीधे अपने बेटे पर ही थी। रुके हुए आंसू छलकने लगे थे, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। मुंह में यदि शब्द थे तो सिर्फ भगवान उठाना ही है तो मुझे उठाना, मेरे बेटे को बख्श दो। कुछ ही देर में परिवारजन इकट्ठा होने लगे। पिता, माता के पड़ोसी, दोस्त सभी चूकना नहीं चाहते थे। हॉस्पिटल में पहुंचने वालों में होड़ होती है मरीज़ को देखने की, उसका हाल जानने की। बेशक वो मेडिकल भाषा का ज्ञान ना रखते हों, बेशक वो इलाज की प्रतिक्रिया को ना समझते हों, फिर भी बार बार डॉक्टर या नर्स से मरीज के विषय और बीमारी के बारे में पूछते रहेंगे। साथ होने और पैसों के विषय में कहा अवश्य जाता है, लेकिन कोई साथ लेकर पहुंचता नहीं। कुछ ये जानने को उत्सुक थे कहीं किसी ने मारने की कोशिश तो नहीं की, पेट पर गहरा घाव है, कोई दुश्मनी तो नहीं, बच्चे को अकेले तालाब में नहाने जाने ही क्यों दिया। हर कोई जासूस करमचंद की भूमिका में आ जाता है। दोषारोपण करने में कोई कतई नहीं चूकते। ये बिल्कुल घटिया हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल में तो मरीज लाना मतलब मौत। न जाने पुलिस वाले मरीज को सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लाते हैं। सरकार को सरकारी हॉस्पिटल पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सब चोर है, कोई काम करना ही नहीं चाहता। बच्चा कब से ऐसे ही पड़ा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। बच्चे के माता पिता हॉस्पिटल के गलियारे में ज़मीन पर ही बैठे भविष्य के विषय में सोच रहे हैं। उधर परिवार वाले और पड़ोसी दोस्त मंत्रणा का परिणाम तक पहुंच चुके हैं। राहुल के ताऊ पिता के नज़दीक आकर बोले, देख सुरेश, राहुल यहाँ रहा तो बचने वाला नहीं। हमें आए 1 घंटा हो चुका है और अब तक एक भी डॉक्टर ने एक बार भी उसको नहीं देखा। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं करूँगा पूरा खर्च। चल मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं ले जाने देते दूसरे हॉस्पिटल। करीब 30-40 लोगों की भीड़ राहुल के ताऊ के पीछे बड़बड़ करती हुई स्टाफ रूम के सामने खड़ी हुई। शाम के करीब 5 बजे थे।
नर्स चाय की चुस्की भर रही थी तो दूसरी तरफ टेबल पर डॉक्टर स्मिथ बैठे हुए कुछ खा रहे थे। भीड़ को देख खाते हुए उठे और भीड़ के मध्य पहुंचकर समझाने में जुट गए। इस तरह भीड़ इकट्ठा कर हमारे पास आने से कोई लाभ नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो भी बच्चे से मिलना चाहे दूर से ही देख लें। अभी उसकी हालत नाजुक है, आज की रात निकल जाए तभी कुछ कहा जा सकता है। चलिए यहाँ से और शांति बनाए रखिए। बाकी मरीजों को तकलीफ़ ना हो इसका भी ध्यान रखिए। हम अपनी तरफ से पूरी जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं। एक हितैषी, ये कैसी जी जान की कोशिश है? नर्स चाय पी रही हैं, डॉक्टर चने चबा रहा है। पिछले 1 घंटे से कोई बच्चे के नज़दीक नहीं गया। क्या इलाज कर रहे हो बताओ तो? दूसरा हितैषी, अजी छोड़ो, सरकारी अस्पताल में कैसा इलाज? मरीज जिए आप मरे, इन्हें क्या, ये तो अपनी तनख्वाह बनाने में मस्त है। तीसरा हितैषी, पानी में डूबने से हर कोई मर जाए ज़रूरी नहीं, वक्त पे सही इलाज मिल जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। चौथा हितैषी, ये लोग वेंटिलेटर लगा देते हैं, मरे को भी जिंदा बोल देते हैं। ताऊ, डॉक्टर साहब, हम बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते हैं, यहाँ आप जैसे डॉक्टर पर हमें भरोसा नहीं। स्मिथ, थोड़ा शांत हो जाइए आप सब। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ले जाना है ले जाओ, लेकिन हालत ऐसे हैं हॉस्पिटल पर एग्जिट भी पार ना हो शायद। हट्टे कट्टे एक व्यक्ति जो रिश्ते में बच्चे का फूफा था, उसने डॉक्टर स्मिथ का कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो कोई भगवान है जो ऐसे भविष्यवाणी कर रहा है? देख लिया कितनी मेहनत करते हुए तुम मरीज की जान बचाने के लिए। बात खत्म होती इससे पहले ही एक हितैषी ने स्मिथ के थप्पड़ जड़ दिया, दूसरे ने लात दे मारी। नर्स ने तुरंत गार्ड को बुलाया। 2-4 गार्ड भीड़ को शांत करने में नाकाम साबित हुए। डॉक्टर स्मिथ ज़मीन पर पड़े परिजनों के लात घूंसों का शिकार हो रहे थे। जो डॉक्टर स्मिथ पर भीड़ के कारण गुस्सा उतारने में नाकाम रहे, वो हॉस्पिटल के खिड़की दरवाज़ों के कांच को तोड़कर गुस्सा निकाल रहे थे। कुछ कुर्सियों को उठा कर पटक रहे थे। इन सभी में कोई उत्पाती नहीं है, सभी पढ़े लिखे लोग हितैषी हैं, चाहते हैं उसका मरीज़ बच जाए, मरीज़ को बेहतर से बेहतर सुविधा प्राप्त हो। वो अपने मरीज़ को मरते नहीं देख सकते। ये क्रोध नहीं है, ये एक पीड़ा है, ऐसी पीड़ा है जिसका आज तक कोई मरहम नहीं बना, कोई दवाई नहीं बनी। एक विचार मन मस्तिष्क में सरकारी हॉस्पिटल के खिलाफ बन चुका है। यही विचार तो है जिसका नतीजा है डॉक्टर स्मिथ को ज़मीन पर पड़े हुए लात घूंसे खाना। वही दोनों पुलिस वाले किसी दूसरे मरीज को छोड़ते हुए आए तो इस बवाल को देख भीड़ को शांत करने के लिए हवाई फायर तक कर बैठे। एक ने चिल्लाते हुए कहा, कैसे लोग हो? एक डॉक्टर अपने मरीज को बचाता है और आप लोग ऐसा व्यवहार करते हो? एक हितैषी बोला, इन लोगों के साथ तो इससे भी ज़्यादा हो तब समझ में आए। ये लोग तो जिंदा को भी मारते हैं। हम तो भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन ये लोग तो जल्लाद से भी बदतर हैं। इन्हें परवाह नहीं मरीज की, वो जिए या मरे। दूसरा हितैषी, पूछो ज़रा इनसे क्या इलाज किया इन्होंने? जनाब बैठे मस्ती में खाना खा रहे हैं, उधर हमारा बच्चा मरने को है। तीसरा हितैषी, हमने इतना ही तो कहा था, हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। बोलो कुछ गलत कहा? उस पर ये महाशय भविष्यवाणी कर रहे हैं, बच्चा मर जाएगा। मर नहीं जाएगा, ये लोग मार डालेंगे, ये डॉक्टर नहीं कातिल है। पुलिस वाले से रहा नहीं गया, चीख कर बोला, बकवास यहीं बंद करो, नहीं तो एक एक को गोली से मार दूंगा, दूर हटो। दूसरे पुलिस वाले ने सहारा देकर डॉक्टर स्मिथ को उठाया। नर्स ने बाजू पर लगी चोट पर कॉटन लगाया। पुलिस वाला, जब हमने बच्चे को पानी से निकाला तो उसी समय मर चुका था। हम जानते थे वो मर चुका है, हमारी तो ड्यूटी है ना हॉस्पिटल लाने की, तो लाए। इन्होंने ही जिसको तुम मारने पर तुले हुए हो, सांस ना होते हुए, नब्ज ना होते हुए भी अपनी हर संभव कोशिश कर इसकी नब्ज वापस लाई। बात करते हो डॉक्टर स्मिथ, जानते भी हो बच्चे के साथ क्या हुआ है? उसके फेफड़े खून से भरे हुए हैं, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है। उसको पीड़ा से बचने के लिए उसको कोमा में लाना पड़ा। जिस तरह शरीर पर कोई घाव भरने में समय लगता है, ऐसे ही बीमारी को ठीक होने में भी समय लगता है। मैंने आपसे पहले इस तरह का कोई मरीज नहीं देखा जो बिना सांस के 45 मिनट तक रहा और बाद में ज़िंदा हो। मैंने ही शायद ही किसी दूसरे डॉक्टर ने भी ना देखा हो। हम डॉक्टर लोग भगवान का दूसरा रूप नहीं होते, बल्कि हम तो भगवान से लड़ते हैं
तब तक लड़ते हैं जब तक हम लड़ सकते हैं, और फिर थक हार कर भगवान से ही दुआ करते हैं। कोई भी डॉक्टर मरीज़ को ठीक नहीं करता, कोई ठीक करता है तो खुद मरीज की विल पावर। हम तो सिर्फ उसको पुश करते हैं। वो बच्चा लड़ रहा है मौत से, ज़िंदगी पाने की लालसा में उखड़ती सांसों को जोर लगाकर मात दे रहा है मौत को। हम तो सिर्फ वेंटिलेटर लगाकर उसको सांस लेने में मदद करते हैं। सच ही तो है, हम मुर्दों में भी वेंटिलेटर लगाकर इंतज़ार करते हैं। तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि मरीज के 0.001% भी सांस हो। हम उस चांस को भी कैसे हाथ से जाने गए, क्योंकि हम तो लड़ते हैं भगवान से, उसकी मौत से। डॉक्टर स्मिथ लंगड़ाते हुए एक दिशा में बढ़ निकले। नर्स ने भागकर सहारा देना चाहा, स्मिथ ने मना कर दिया। वो लंगड़ाते हुए गलियारे से होते हुए हॉस्पिटल के एग्जिट को पार करते हुए उछल हो गए। सभी हितैषी शांत थे, समझने में असमर्थ थे, करें तो क्या करें। नर्स ने चिल्लाकर कहा, कैसे मानुष हो तुम लोग? डॉक्टर स्मिथ का रात का ड्यूटी था। उनका रिलीवर डॉक्टर का तबीयत खराब होने से उनको दिन का भी ड्यूटी करना पड़ा। रात से कुछ खाया नहीं था, अभी फुर्सत मिलने से खाने को बैठा कि तुम लोग आ गया। डॉक्टर भी तो इंसान है, क्या उसको भूख नहीं लगता? जाओ लेकर अपने मरीज को। एक ही डॉक्टर था, उसको भी तुम लोगों ने मार पीट के भगा दिया। अब कोई नहीं मरीज देखने वाला। जाओ जाओ लेके जाओ अपने मरीज को। एक डॉक्टर पर 400 मरीज, किसको पहले देखे, किसको कैसे अधिक समय दे? जाओ सरकार से कहो और डॉक्टर भेज। अब हम नर्स लोग भी हड़ताल पे हैं। जब तक हम लोगों को सुरक्षा सरकार नहीं देगी, हम भी इलाज नहीं करने का हो सकता। ज़ोर ज़ोर से नारों की ध्वनि गूंजने लगी। मीडिया की भीड़ जमा होने लगी। हाथ में हथकड़ी लगाए परिवारजन को पुलिस वाले लिए जा चुके थे। बच्चे राहुल के माता पिता असहाय से तमाशा देख सकते में ये सब पल भर में क्या से क्या हो गया। भरी आंखों से छलकते आंसू, क्या अब इन डॉक्टर बच्चे का जीवन बचा पाएंगे? शुक्रिया।